आज हम आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं। आरक्षण संविधान में किस उद्देश्य से लाया गया, उसकी इतिहास क्या है, उसका उद्देश्य क्या रहा और कैसे यह राजनीति के दलदल में भी फंसता चला। सत्ता के गलियारे के बीच में यह राजनीति होती है। आरक्षण भारतीय राजनीति में एक ऐसा विषय है जो भारत के किसी न किसी राज्य में चर्चा का मुद्दा बना है। आरक्षण के नाम पर भारत में कभी न कभी कोई राज्य जलता रहता है, कोई जाति अपनी मांग का आधार बनाता है। राजनीति को इस रूप में समझा जा रहा है कि आरक्षण हमें किसी रूप से मिलना चाहिए। सत्ता की गलियारे की राजनीति करने वाले व्यक्ति इस आरक्षण के भाव दृष्टि को समझने से थोड़ा दूर हटते जा रहे हैं। हम आपको आरक्षण की थोड़ी पहले हिस्ट्री में एक बात चर्चा कर लें। आरक्षण दरअसल हमारे संविधान के भीतर भारतीय शासन अधिनियम में आ जाता है। राजनीतिक विकास के इतिहास में भारतीय शासन अधिनियम 1909 में मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया। आपको याद होगा 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ और बंगाल विभाजन हुई थी, तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों को संरक्षण देना प्रारंभ किया ताकि मुस्लिम संवर्ग ब्रिटिश सरकार का समर्थन करे और हिंदू की एकता जो है वो धीरे धीरे अपने आप में कमजोर होता चला। डिवाइड एंड रूल का एक फैक्टर यह था। दरअसल यह व्यवस्था 1899 में पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फूलर ठेठ के मस्तिष्क में था कि डिवाइड एंड रूल में यदि हिंदू और मुसलमान को अलग थलग कर दिया जाए तो ब्रिटिश सरकार की शासन भारत पर बनी रही। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुई थी। उसमें हिंदू मुस्लिम एकता का जिस तरीका से प्रदर्शन हुआ था, लॉर्ड कर्जन बंगाल के उसमें हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उन्होंने ये बात को समझ गया भारत में जब तक हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये बात नहीं हो पाएगी। 1906 में ढाका मुस्लिम लीग की गठन हो गई। तो मुस्लिमों को संरक्षण मिलने के बाद हिंदू और मुसलमानों की जो अंतर्द्वंद था वो धर्म के नाम पर टकराने लगा। इसी टकराहट में एक चिंगारी देने का काम किया गया 1909 के भारत शासन अधिनियम, जहां मुसलमानों को सबसे पहले आरक्षण दे दी गई। और ये क्रम यहीं से हमारे भारत की राजनीति में आरक्षण को एक राजनीतिक नजरिए से देखने की परंपरा शुरुआत हुई। अर्थात सरकार अपने स्वार्थवश इन अधिकारों का प्रयोग करने लगी। 1932 में पूना पैक्ट हुई थी, जिसमें फिर से एक बार आरक्षण की बात आ गई। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच यह समझौता हुई। तो यह एक काफी चर्चित घटना भारत के इतिहास में एक मोड़ पर बना था। 1935 के एक्ट में फिर से आरक्षण की उद्देश्य को इसी रूप का आधार बनाया गया। जब भारत आजाद हुआ तो मुसलमानों को आरक्षण से दूर रखा, लेकिन हमारी भारत में एक समाजवाद का रूप देना था, एक नवीन वातावरण का एक रूपरेखा को प्रस्तुत करना था। और उस समय हमारी गरीबी एक प्रकाष्ठाता था। 2 वक्त की भोजन 90% व्यक्ति सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। यह थी हमारी चुनौती। अधिकांश आबादी हमारी कृषि पर आधारित था।
और कृषि कार्य से संबंधित होने के कारण वो भी कृषि मानसून की जुआ पर आधारित, कभी कुछ उत्पादन हुआ कभी उत्पादन नहीं हुआ, बाढ़ और सुखाड़ के चपेट में भारतीय कृषि को हमेशा ये दंश झेलना पड़ा था। इस स्थिति में कांग्रेस की जो प्रारंभिक राजनीति रही थी वो राजनीतिक इतिहास एक अलग वातावरण से जुड़ा। लेकिन यहाँ एक बात हम आपको यहाँ दिखाने का काम करेंगे कि भारतीय संविधान में सबसे पहले ये तो ब्रिटिश सरकार की राजनीति की जो मकसद थी उसे भारतीय संविधान में किस रूप में स्थान दिया गया? तो भारतीय संविधान में स्थान दिया गया समता, इक्वलिटी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक्ट 14 कहता है कि यहाँ पर कानून के समक्ष क्षमता और कानून का समान संरक्षण। अब हमें इस बात को भी समझाना पड़ेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे रिजर्वेशन का है वह क्या है और वर्तमान में तक का सफर क्या है। इन दो धाराओं से समझ में आता है समता, कानून की नजरों में सभी बराबर है, ये ब्रिटेन से लिया गया, और कानून का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है ताकि प्रोटेक्शन देगा। अब यदि कोई समता की धारा में नहीं है तो हमें उसे संरक्षण देना, सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन करना, ताकि इस समाज की मूल धारा में सभी व्यक्ति आ जाएं। एक तरफ से भारत को जब भी हम अपना मां मानते हैं तो मां तो सदैव ममतामयी होती है। इसके दो आंख होते हैं, एक समता और दूसरा संरक्षण। समता और संरक्षण यदि एक आंख से देखिए कि सभी, एक मां देखती है कि सब बराबर है, और एक यदि कोई पिछड़ रहा है तो मां उसको समेट लेती। जैसे उदाहरण से ऐसे समझ, यदि किसी मां का 3 बच्चे, 2 बच्चे संपन्न और एक थोड़ा अपेक्षाकृत पिछड़ा है, मां की नजर इस पिछड़े पर होती है। ठीक वही अवधारणा भारतीय संविधान में भी है कि जो समाज से पिछड़ गया है उसे संरक्षण के द्वारा उसे आरक्षण को प्रदान करना, अर्थात आरक्षण समाज की मूल धारा में सभी व्यक्ति को लाने का उद्देश्य है। अब 14 आर्टिकल एक ऐसे प्राण स्तंभ है जिस स्तंभ पर इस आरक्षण को भी खड़ा किया। यदि आप इस नजरिए से थोड़ा अलग हटकर देखेंगे तो ये राजनीति सीधे सीधे हो जाएगी। तो भारत की राजनीति में ये दोनों तत्वों का संयोजन हुआ। आरक्षण से समता की धारा में एक तरफ कुछ हद तक लाई गई तो दूसरा तरफ उसकी व्याख्या नहीं। तो आरक्षण स्वाभाविक रूप से अपने आप में विवादास्पद रूप में भी कभी कभी दिखाई पड़ा। अब एक चीज ऐसा देखिए, समता शब्द जो आया, इस समता में यह बात कहा गया को भी आधार धर्म, जाति, मूल वंश। तो एक्ट 14 को आप एक्ट 15 से जोड़िए। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाएगा सार्वजनिक स्थान। यह बात संविधान में कह दिया गया। लेकिन सार्वजनिक स्थान को यह रेखांकित नहीं किया संविधान सभा ने कि आप किसी सार्वजनिक स्थान में। बाद में से सुप्रीम कोर्ट ने इसे परिभाषित किया। तो अब हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं एक्ट 14 को संरक्षण का आधारशिला बनाने के लिए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 बनाया गया, जिस 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान
इनमें से किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थान में भेदभाव नहीं होगा। तो सार्वजनिक स्थान परिभाषित नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थान को परिभाषित किया। अब इसको यहां देखिए, सार्वजनिक स्थान को परिभाषित करते हुए कहा था सुप्रीम कोर्ट, ये परिभाषा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट पर। यह परिभाषा दिया गया कि नदी, होटल, क्लब, पार्क, भोजनालय, लगे फिल्म हॉल, ये सारी सार्वजनिक स्थान। इससे सामाजिक विषमता को दूर भी किया गया, उसे एक प्रोटेक्शन भी दिया गया, संरक्षण के रूप में उसको इस्तेमाल की गई। अब जैसे नदी, जब नदी में कोई स्नान करने जाता था तो बड़े आदमी जब आते थे तो छोटे आदमी को रास्ता हट जाना होता था। हमारे समाज के भीतर में यदि कोई नदी में स्नान करने कोई महिला जाती थी तो देखती थी कि पुरुष स्नान कर लेंगे तब महिला स्नान करेंगे। संविधान उसको इस रूप में देख रहा है अब कि यदि कोई बड़ा आदमी है या छोटा आदमी, जो जैसे आया अपना स्नान करे, यहां पर कोई भेदभाव नहीं। आप किसी धर्म से हैं, किसी जाति से हैं, या अपने लिंग मेल फीमेल की बात है, तो यहां पर जो आया सबको स्थान दी गई, समता का अधिकार यह कहता है। लेकिन संविधान ने यहां भी यह आधारित किया है कि यदि कोई महिला उस सार्वजनिक स्थान पर पहुंची है, ये बात सही है, हमारी संस्कृति भी वहां सम्मानित हुई है कि पुरुषों के साथ महिला स्नान नहीं कर रही, तो ऐसा किया जाए कि महिला और बच्चों को आरक्षण दे दिया जाए। यहां पर एक आ गया सार्वजनिक, हमें आपको यहां यह भी दिखाते हैं कि किस किस क्षेत्रों में पहले आरक्षण दिया गया है और आरक्षण का यहां पर क्या आधार बना दिए गए। यहां पर आ गया एक 15(4) आर्टिकल्स के तहत। आप लोगों को यदि कोई बात इसमें महत्वपूर्ण बात लगे तो आप इसको नोट भी करते जाइएगा, कागज कलम ध्यान में रखिएगा कि अभी लॉकडाउन है, ये कब खत्म होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए थोड़ा हम लोग दूर दराज से बैठ करके ही स्टडी करने का आदत थोड़ा बहुत डालना पड़ेगा। तो ये समय का प्रवेश है और हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना भी चाहिए। तो सरकार की जब नोटिस आएगी तब हम लोग क्लास की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अब इसे बात कैसे समझिए, एक्ट 15(4) यहां पर सार्वजनिक स्थान में आरक्षण दी गई। अब आरक्षण किसको दिया गया, यहां पर महिला और बच्चे आरक्षण दिया। बच्चे देश के भविष्य हैं, उसे आरक्षण दी गई। महिला जो उस पुरुष के बीच में या उसको बाद में स्नान करने का मौका मिलता था, अब वो एट फर्स्ट पहले जाएगी। कुआं है, कुआं में पानी पीने यदि कोई जाएंगे, महिला और बच्चे आएंगे तो उस पुरुष को हटना होगा, महिला और बच्चे पी लेंगे। यदि भारत सरकार के रेल प्रतिष्ठान में टिकट लेने के लिए कोई जाएंगे तो महिला के लिए अलग काउंटर है, लेकिन एक ही काउंटर यदि से टिकट लिया जाएगा तो लेडीज फर्स्ट, महिला ले जाएगी। अब देखिए, भारत की उस पुरातन संस्कृति को इसमें से जोड़ दिया गया कि मनु ने भी कहे थे, जहां नारी की पूजा हो वहां रम्यन्ते तत्र देवता। हमने उस चीज को भी जोड़ा। यह बात सही है कि भारत का संविधान दूसरों देशों से जरूर हमने उसने कुछ लाए हैं, लेकिन सब कुछ नहीं लाए। हमने उसी चीज को लाए जो हमारी संस्कृति, हमारी परिवेश और हमारे भौगोलिक व्यवस्थाओं में जो संतुलित अवस्था का आधार दे सकती थी, हम उसी को लाए। आज हमारी आलोचना हमारे संविधान की होती है कि गोंद और कैंची का खिलवाड़ है, ये खिलवाड़ नहीं। और गांधी ने कहे थे, अच्छाई बस किसी से नकल करना, इस पे भी एक महानता है। तो हम अपनी ही बातों को दूसरों दोषी से जोड़ करके यह चीज स्थापित करने का काम किए कि आधुनिक शैली क्या है। तो हमने उसे अपनाया जरूर है,
तो आरक्षण एक सार्वजनिक स्थान पर मिल गया। यहां यह देखना है 15(4) अनुच्छेद के तहत इस सार्वजनिक स्थान में महिला और बच्चों को आरक्षण मिलेगा। फिल्म हॉल में महिला की संख्या बराबर नहीं है, बच्चे वहां कम है, तो महिला को स्थान दी गई है। महिला भी पहले काउंटर जाएगी, वो टिकट लेगी, वो आगे से बढ़ेगी। पुरुषों के साथ वो खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन महिला काउंटर अलग है, तो महिला को वहां खड़ा होना पड़ेगा। यह एक समता का वातावरण, महिलाओं को व्यवस्था दी गई, ये प्रोटेक्शन हो गया। इसको दूसरा उदाहरण से समझिए। यदि कोई आदमी गिर जाते हैं तो उसे उठाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी होती है, ये हमारी मानवता भी कहती है। तो जो समाज की मूलधारा से गिर गया है उसे आरक्षण चाहिए। इसलिए आरक्षण किसी को बढ़ाने की बात नहीं, आरक्षण किसी को घटाने की बात नहीं, किसी कमजोर करने की बात नहीं, आरक्षण समाज की मूल धारा में लाने की बात है। तो यहां पर संविधान के अनुसार, मैं आपको पहले संवैधानिक रीत समझा देता हूं, फिर मैं उसके बाद यह प्रयास करता हूं इस पर राजनीति कहां हुआ, और जिससे आज भारत के राजनीतिक पन्नों पर यह काफी सुर्खी में यह शब्द रहा। दूसरा चीज देखिए, एक आ गया सार्वजनिक स्थान। अब लोक नियोजन में समान व्यवहार किया जाता है, समता का व्यवहार किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाता है, लेकिन जिस वर्ग या जाति का प्रतिनिधित्व कम है उसमें आरक्षण दी जाती है। तो यहां भी आरक्षण शब्द की बात आ गई। यहां पर लोक नियोजन एक्ट 16 के तहत लोक नियोजन में आरक्षण देने की बात है, जिनमें आरक्षण देने की बात है। अब है यहां पर आरक्षण किसको, यहीं पर आरक्षण जो है वह सरकारी जॉब में हम या किसी में लेते हैं, SC, ST, OBC और जो 10% आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग हैं वह इसके तहत लोक नियोजन में आरक्षण की बात लेते हैं। तो एक दूसरा आरक्षण यहां आ गई। तीसरा चीज जो आरक्षण है कि राजनीति में भी आरक्षण है। जहां जनता द्वारा इलेक्टेड हम होते हैं तो उस सदन में भी रिजर्वेशन है। जैसे अब यहां देखिए, आप राजनीति में व्यवस्थापिका में आरक्षण, यह हमारी लोकसभा में भी है और हमारी राज्यसभा में भी, सॉरी विधानसभा में भी है, दोनों लोअर हाउस आरक्षण है। यहां पर लोकसभा में आरक्षण एक्ट 330 और 331 के तहत दिए जा रहे हैं। SC, ST को आरक्षण मिलता है लोकसभा में, SC और ST का, और इसमें एंग्लो इंडियन समुदाय का, इस पर सवाल भी खड़ा हुआ है, एंग्लो इंडियन समुदाय का। तो SC के लिए 84 स्थान और 43 स्थान ST के लिए रिजर्व रखा गया। ये स्थान केंद्र में, लोकसभा में, और विधानसभा में उस राज्य की आबादी के आधार पर SC, ST का आरक्षण दी जाती है। तो यह जो विधानसभा में दी जाती है वो 332 के तहत दी जाती है, और 333 के तहत यहाँ एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को दिया जाता है, जहाँ एक सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है, और 331 के तहत 2 अगले भारतीय सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये राजनीति में आरक्षण है। अब ये 84 SC और ST जो 43 दिए हैं, जो स्थान रिजर्व है, प्रायः वो स्थान आज तक रिजर्व रहा। यहां पर जो राजनीतिक परिवार अपना जीतते जा रहे हैं वहीं प्रायः विजयी भी हो रहे हैं। क्या आरक्षण का उद्देश्य यही है संरक्षण? यहां एक सोचने का बात है कि आपको यह आरक्षण उन्हीं व्यक्ति को क्यों, क्या उस व्यक्ति के जागृति हो जाने से, संपन्न हो जाने से, समाज की मूलधारा में आ जाने से क्या उस जाति का सभी व्यक्ति मूलधारा में आ गए? ये सवाल खड़ा करने वाली विषय है। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं इसे, कि बिहार में देखिए
बिहार में आप देखिए 6 स्थान रिजर्व है एससी के लिए। बिहार 6 स्थान, और 6 स्थान का नाम भी मैं बताता हूं। हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, सासाराम, गोपालगंज और गया। इन सभी रिजर्व सीट को देखा जाए, जो आदमी जीतते जा रहे हैं वहीं का परिवार, यदि अपोजिशन की लहर आ गई, अपोजिशन में जो पार्टी के इस परिवार से जुड़े हैं प्राय वही लोग आ रहे हैं, इक्का दुक्का बार दूसरा कोई आदमी खड़ा होकर के चुनाव जीता है। उदाहरण, हाजीपुर से रामविलास पासवान, समस्तीपुर से उनका भाई अभी उनका भतीजा, जमुई से उनका पुत्र, सासाराम से मीरा कुमार पूर्व लोकसभा अध्यक्ष या छेदी पासवान। इसी प्रकार से यदि आरक्षण का आधार रहेगा, तो जो आरक्षण का उद्देश्य एक भारत माँ की संतान की तरह यहां देखने की बात आ गई है, ये संतान के साथ ही भेदभाव मानी जाएगी। इसे सदन में चर्चा हो। जिस तरीका से आप पंचायती राज में चक्रीनुमा बनाते हैं, आप चक्रीनुमा आधार बना दिया जाए, उसमें सभी व्यक्ति को लाभ मिलेगा। यदि माने कि हाजीपुर एक बार सुरक्षित हो गया तो दूसरा बार आप मुजफ्फरपुर किया जाए, आगे दरभंगा किया जाए। इसी प्रकार से भारत में यह चीज में थोड़ी सी बदलाव आनी चाहिए। और इस संदर्भ में हमारे कमेटी भी निर्वाचन आयोग को में जो गठन किया गया है, इसमें कहा कि चक्रीनुमा व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यह नहीं हुआ है अभी तक। इस पर चर्चा सदन में नहीं हुई। अब आगे देखिए, राजनीति में आरक्षण है और राजनीति को किस तरीका से हथकंडा अपना करके जो आदमी जिस क्षेत्र से जीत रहे हैं वो अपना क्यों हटेंगे वहां से। वहां चर्चा होने की बात दूसरी कुछ भी नहीं रह जाती है। अब एक बात हुआ, राजनीति में एक पार्टी ये हुआ। दूसरा चीज जो है, अब आपका आरक्षण में चौथा जो आरक्षण का बात आ जाता है, इसमें स्थानीय स्वशासन में भी आरक्षण है। स्थानीय स्वशासन में 243 एक्ट के घ में कहा गया है कि पिछड़ा जाति एससी एसटी और महिलाओं को इसमें आरक्षण देने की बात कही गई है। तो यह आरक्षण इसमें भी दी जाती है और स्थानीय स्वशासन में नगर पालिका में भी आरक्षण ही दी जाती है। इसमें महिला भी आरक्षण के पात्र हो गए और एससी एसटी भी आ गए, जिसमें 1/3 रिजर्व करने की बात 73rd अमेंडमेंट में कही गई। बिहार भारत का पहला राज्य है जो महिला को 50% आरक्षण दे दिया, और बिहार भारत का पहला राज्य है जो राजनीति में भी महिला को 35% आरक्षण दे दिया। सरकारी जॉब में भी, लोक नियोजन में भी यहां पर 35% आरक्षण दे दिया। ये हम राज्यों की राजनीति में जो आरक्षण हुआ हम उस क्रम में लेकर चलेंगे। यह देखते हैं कि राजनीतिक सिक्का कैसे जमाया जाता है। इस सिक्के के आधार पर यहाँ पर क्षेत्रीय दल भी अपने आप को सक्षम भूमिका में आ जाते हैं। ये 4 आधार से अभी हम फिलहाल आरक्षण इन क्षेत्रों में हम दे रहे हैं, ये हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ एक बात मैंने यह संविधान से समझाने का प्रयास किया था कि संवैधानिक इस प्रावधान को समता की धारा में लाने का, इस पर राजनीतिक निशानियां नहीं लगा जा सकता, सवाल खड़ा नहीं किया जा सकते। और यदि ये सवाल खड़ा होता है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर संविधान प्रभावित हो रहा है। अब हम आपको यह दिखा रहे हैं महिला और बच्चों को आरक्षण क्यों मिल रहा है, उसके सुकमूलता के कारण। यह चीज उसे बना रहे हैं, यह भावना उसे बरकरार रहे। यदि महिला और बच्चे में सुकमूलता बरकरार रह जाए तो कभी वह गलत नहीं हो सकती है, गलत कार्य नहीं कर सकती है, समाज की मूलधारा में जोड़ने का काम कर सकती है। इसलिए संविधान में यह बात कही गई कि महिला और बच्चों को आरक्षण होना चाहिए, और सार्वजनिक स्थान पर इसलिए उसके मस्तिष्क की ग्रोथ, उसके विचार की ग्रोथ, उसकी संरक्षण, उसको सशक्तिकरण की भूमिका में लाने के लिए महिला को भी यह बात कही गई थी, इसलिए महिला को आरक्षण है। अब है कि महिला राजनीति में सक्षम कम है इसीलिए दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है।
महिला राजनीति पे सक्षम नहीं है, संख्या में कम है, और उसे सजाने और संवारने की भूमिका ये दिया जाए तो बेहतर रूप से काम चलाए जाते हैं। इसी आधार से महिला आरक्षण की बात भी राजनीति में कही गई थी। गीता मुखर्जी की कमेटी ने 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही, लेकिन यह आरक्षण लागू नहीं हुआ। 108वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत इसे राज्यसभा से पारित तो किया गया, लेकिन लोकसभा में अभी तक कोई भी सरकार इस पर चर्चा नहीं करा पाई। तो महिला को आरक्षण से उसमें जोड़ा नहीं पाया। अब एक सवाल राजनीति यह भी होना है कि महिला को आरक्षण क्यों? जब SC ST पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से यदि कोई व्यक्ति पिछड़े हैं उसको यदि आरक्षण दिया जा सकता है, तो महिला अभी पिछड़ा हुआ हर क्षेत्र में है तो उसे आरक्षण देना चाहिए। इस बात पर भी राजनीतिक होती रही और सदन के भीतर गहमागहमी बहस हुई। PS संगमा साहब अध्यक्ष थे, सरकार PV नरसिम्हा राव की थी। उस समय सबसे पहले यह बात लाया गया था जहां गीता मुखर्जी कमेटी गठन हुई थी, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल साफ सुथरा नहीं दिखाई पड़े। नतीजा है एक आरक्षण फिर से यहां पर चर्चा का मुद्दा लेकर आया। मैं राजनीतिक परिवेश की थोड़ा सा एक बार चर्चा करूं, फिर मैं अंदर से आपको मैं आरक्षण के मुद्दे को समझाने का प्रयास करूंगा। और ये तो मैं संवैधानिक आधार दिखाया है। अब देखिए राजनीतिक आधार क्या है। काका का लेकर सबसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठन हुआ था। BP सिंह सरकार से पूर्व मोरारसा की सरकार ने देखा OBC को यदि हम आरक्षण दे देते हैं तो राजनीति के सत्ता के गलियारे में हमारी वर्चस्व बनी रहेगी, और OBC वर्ग हमें आरक्षण दे देंगे, वोट दे देंगे, हम अधिक समय तक शासन में बने रहेंगे। 27% आरक्षण की राजनीति कदम उठाया गया और BP सिंह सरकार ने जब इसे लागू किया तो देश में आमरण अनशन हो गया। BP सिंह की सरकार गिर गई। भारतीय जनता पार्टी उनसे समर्थन खींच लिए रथ यात्रा के दौरान, जहां बिहार के समस्तीपुर में उनके रथ को पकड़ लिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष थे, उसमें उन्होंने उस रथ पर थे और उनके साथ विनोद महाजन जी थे। वहां पर बिहार के मुख्यमंत्री उस समय श्री लालू प्रसाद यादव जी थे। उनके आदेश पर उनको हिरासत में लिया गया। और वह रथ यात्रा जारी करने से पहले यह खुली घोषणा किए थे कि यदि हमारे रथ को यह सरकार किसी भी स्थान पर रोक दिया, मैं उसी वक्त सरकार से समर्थन वापस ले लूंगा। का राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन BP सिंह के नेतृत्व में सरकार काम कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रहे थे। जैसे ही समस्तीपुर में हिरासत में लिया गया, यहीं से पटना से लालकृष्ण आडवाणी जी राष्ट्रपति को ये संदेश दिए कि मैं समर्थन वापस ले रहा हूं। सरकार गिर गई। सरकार गिर गए तो कांग्रेस के सपोर्ट से चंद्रशेखर जी की सरकार बनाई गई, और चंद्रशेखर जी की सरकार बनाने के बाद उन्होंने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, रामनंदन कमेटी भी गठन हुई। लेकिन यहां देखिए राजनीतिक चीज को कैसे विस्तारीकरण किया गया है। BP सिंह की सरकार गिर गई और एक पटना में एक गरीब रायला आयोजन किया गया। भारत के राजनीति में रैली आप सुने होंगे, लेकिन रायला उस कार्यक्रम को कहा गया था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान खचाखच भीड़ों से लबालब थे। उसमें बिहार झारखंड एक होता था। केंद्र के राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन के सभी नेतागण पटना के उस मंच को संबोधन किए थे। देश में आरक्षण बहुत चर्चा का मुद्दा बन गया, और चर्चा का मुद्दा बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी देखा कि हमें भी सत्ता के गलियारे की राजनीति करनी है, तो रथ यात्रा इधर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के प्रकरण को राजनीतिक कसौटी से कसते चला गया। लेकिन PV नरसिम्हा राव की सरकार ने देखा कांग्रेस से अलग राजनीति यदि आरक्षण हो रही है तो क्यों नहीं यह श्रेय हम अपने आप में ले लें। PV नरसिम्हा राव की सरकार ने 27% OBC को आरक्षण दे दिया। जो भी चल रहा है
और मंडल कमीशन सिर्फ और सिर्फ भारत के केंद्र सरकार ने ही लागू किया है, राज्य सरकार में लागू नहीं है। यहां आरक्षण आ गई राजनीति का। पीवी नरसिंह राव की सरकार अल्पमत की सरकार थी, 12 सीट की कमी थी बहुमत में, लेकिन 3 बार अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया गया, वो बार बार बसते चले गए। कांग्रेस को राजनीति करने की कलाएं शुरू से रही। आरक्षण उसमें एक घी का काम करेगा, यह कांग्रेस जानती थी। इसीलिए तमिलनाडु की सरकारी सेवा और शिक्षण संस्थान में 69% आरक्षण दिया गया। कारण पीवी नरसिम्हा राव और जयललिता जी की सांठगांठ हुई, जिस सांठगांठ के कारण वहां पर 9वीं अनुसूची में यह प्रावधान बना दिया गया। 1996 में यह 13 दिन की वाजपेयी जी की सरकार आई। राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन देवेगौड़ा जी के नेतृत्व में गठन हुआ और कांग्रेस बाहर से समर्थन दिया। गठबंधन की सरकार की दौर आ चुकी थी। आरक्षण से यहां पर अपने आपको कांग्रेस ने देखा कि अपने फायदा जो लाभ होना चाहिए वो हमें नहीं मिला। आम जनता भी इस बात को धीरे धीरे समझने लगा। हालांकि कांग्रेस अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं में कहां चूक किया उसकी मूल्यांकन करने का वक्त है। लेकिन अब मैं यहां देखता हूं राजनीति फिर से एक बार हिलोरे लेती है 2018 में, जब 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार भाजपा की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई, सरकार बनाए। सरकार बनने के बाद 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार हाथ से निकल गई। कारण आपको याद होगा कि वहां पर न्यायालय ने जो अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों पर जो हमला होती है उससे संदर्भित जो रिपोर्ट दिया था, इससे लगा और उसे संसद ने उसे निर्णय को अमान्य करार दिया था, तो उन्हें लगा कि पिछड़ा जाति को यानी एससी जाति को मारपीट का डर अभी भी है। न्यायपालिका के निर्णय को हमने अमान्य किया है, तो उनके 3 स्टेट से सरकार हट गई। उन्हें समझ में आ गया कि फॉरवर्ड हमसे दूर हो चला है। उन्होंने तुरंत आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया और 2019 के चुनाव में जहां भी भारतीय जनता पार्टी कभी जीत नहीं पाई थी, उन स्थानों पर जीत दर्ज किया। और उसी राज्य में जहां कुछ दिन पहले चुनाव हुई थी, जहां सरकार उनकी गिर गई थी, सरकार अल्पमत में आ गए, माने कम सीट मिला था, कांग्रेस सरकार बना लिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। अर्थात आरक्षण भारतीय राजनीति में एक ऐसा पतवार है जो डूबती नैया को बचा ली जाती है। आरक्षण रूपी नाव पर सवार होकर के नदी के एक तीर से दूसरे तीर तक हम पहुंच सकते हैं। आरक्षण एक ऐसी राजनीति है जो कभी राजनीति नहीं किया, ये आरक्षण की लहर बन जाने पर उसे राजनीति में संसद और विधानसभा तक पहुंचा दिया। इस प्रकार से भारत की राजनीति हमेशा आरक्षण के रूप में ये सुर्खी में रहा। अब मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बीच में अब कुछ न्यायालय की हस्तक्षेप हुई है। इस संदर्भ में सबसे पहले और मौलिक अधिकार के संदर्भ में भी सबसे पहली बार 1950 में सर्वोच्च न्यायालय में चंपकम दोराई राजन बना मद्रास राज्य, उसमें तमिलनाडु को मद्रास राज्य कहा जाता था। मद्रास राज्य के मामले आई है, जिसमें ऐसा था कि मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ जाति को आरक्षण होना चाहिए, यह सवाल लाया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस मामला को एक्ट 15 के विपरीत बताया, कहा कि 15 में 15 और सब आर्टिकल 4 के तहत यह बात उचित नहीं है। अब इस संदर्भ में पिछड़ा वर्ग कौन है,
उसकी पहचान होनी चाहिए। तो पिछड़ा वर्ग की पहचान करने के लिए 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने काका कालेलकर कमेटी का गठन किया। इसको हमें हटाना होगा। काका कालेलकर कमेटी का गठन 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब यह गठन किया तो इन्हें कहा गया कि भारत में आप सभी क्षेत्रों की यात्रा करके हमें दिखाइए कि कौन पिछड़ा है, इस पिछड़ापन का आधार बनाइए। इसमें 2399 जाति, ध्यान रखिएगा, 2399 जाति को पिछड़ा जाति माना और 837 जाति को ये पिछड़ा जाति और इसी 837 जाति को अत्यंत पिछड़ा जाति माना। लेकिन काका कालेलकर के नेतृत्व में गठित कमेटियां इस पिछड़ापन का आधार को क्लियर नहीं कर पाया, ये भटक गए। पंडित नेहरू की सरकार ने इसे रोक दिया। इस कमेटी को पर बहुत ज्यादा बहस नहीं हुई। राजनीतिक सरगर्मी उस रूप में नहीं था। ये कांग्रेस एक छत्र शासन कर रहा था, उसकी लोकप्रियता भी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय कूटनीतिज्ञ माने जाते थे। काका कालेलकर के नेतृत्व में यह कमेटी जो भी काम किया, लेकिन एक राजनीति में एक पहचान दिया कि पिछड़ा से एक ऐसा शब्द है जिसको हम राजनीति में से भुना सकते हैं। यह एक गैप भी था। अब आपको यहां दिखाते हैं, ये पिछड़ापन का जो आधार है, ये तो आपका काका कालेलकर के नेतृत्व में सर्वप्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, नंबर 1, याद रखिएगा। दूसरा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया गया, जो देसाई की सरकार ने गठन किए थे। तो अब तक 2 बार पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन हुई है। यहां पिछड़ा वर्ग के आधार पर यह शब्द भारतीय राजनीति में कांग्रेस अपने नए अंदाज से इसको समझने का प्रयास कर रहा था कि भारतीय राजनीति में यदि कांग्रेस इन शब्दों को आधार बनाकर लाना चाहे तो कांग्रेस की आगे की राजनीति एक सक्रिय राजनीति की भूमिका में आ सकती है। यह एक संदेशा का आधार उसके साथ जुड़ा। अब इस पिछड़ापन को भारतीय संविधान जो स्थान दिया जाए, एक आता है भारतीय संविधान में जो आरक्षण देने की बात आई, इसमें पिछड़ापन की पहचान करने की बात आ गया है। तो एक आ गया है शैक्षिक पिछड़ापन, जिसको हम संवैधानिक व्यवस्था से डिफाइन करेंगे। दूसरा शैक्षिक पिछड़ापन, दूसरा हो गया सामाजिक पिछड़ापन और तीसरा हो गया आर्थिक। ये 3 आधार से पिछड़ापन का आधार माना गया। इसकी पहचान हुई है और पहचान करके इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। अब मैं इसको बारीकी से व्याख्या करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस कमेटी की रिपोर्ट को क्लियर कर लूं। उसके बाद दिखाऊंगा कि शैक्षिक पिछड़ापन किसको माना जाएगा, सामाजिक पिछड़ापन किसको माना जाएगा, आर्थिक पिछड़ापन किसको माना जाएगा। क्योंकि आरक्षण को आप ईमानदारी से समझिए कि आरक्षण हमारे भारत की आंतरिक व्यवस्था, किसी क्वेश्चन को बहुत सारी मोड़ दे जा सकते हैं। आंतरिक व्यवस्था को कहां तक प्रभावित किया है, भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने में आरक्षण की क्या भूमिका रहा है, भारतीय लोक उसके बाद विभिन्न रूपों में इस क्वेश्चन का आधार लेकर के आ जा सकता है। तो आप किसी भी चीजों को, जब दर्शन को आप उसकी बात को समझते हैं और दूसरा उसके व्यवहारिक राजनीति को समझते हैं, तो 2 दृष्टिकोण से किसी बातों के अंदर तक पहुंचा जा सकता है। यह हो गया एक पिछड़ा वर्ग आयोग।
पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया जाता है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 340 के तहत सरकार यह समय समय पर गठन कर सकती है कि हमारे समाज के भीतर कौन पिछड़ा है और पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए, उस आधार से उसके विकास की रणनीति क्या होनी चाहिए। यह आयोग समय समय पर गठन करेगी। इसी का प्रतिफल था कि काका कालेलकर कमेटी की गठन 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने किया, जिसमें 2399 जाति को पिछड़ा माना था और 837 जाति को अत्यंत पिछड़ा माना था, जो यह पिछड़ापन का आधार मानकर इसको आरक्षण दिया जाए। अब हम इसको दूसरा एक कमेटी गठन हुआ है, इसको हमें हटाना पड़ेगा, यह बात इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन अब यहां देखिए, पहले दूसरा कमेटी जो गठन हुई है वह था बीपी मंडल। दूसरा कमेटी गठन हुआ पिछड़ा वर्ग आयोग, बीपी यानी पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ये बिहार के मधेपुरा के रहने वाले थे, राजनीति के बहुत बड़े सक्षम व्यक्ति माने जाते थे और इनका जो टाइटल है मंडल, इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम भी मंडल कमीशन पड़ा था। और यह 6 सदस्यीय कमेटी थी, मंडल कमीशन। इस मंडल कमीशन का गठन 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार सत्तारूढ़ हुई थी मोरारजी देसाई की। गैर कांग्रेसी सरकार थी। यह भी क्वेश्चन एक पीटी में पूछा गया था, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में कौन था, तो 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की थी। मोरारजी देसाई के बारे में थोड़ा पहले बता दूं, इस कमेटी गठन देसाई की सरकार 1978 में किया है, लेकिन 1978 को रोकी अभी पहले, 1977 में सत्तारूढ़ हुआ, उसको समझिए। मोरारजी देसाई कांग्रेस का दूसरा उप प्रधानमंत्री थे। जब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे और इंदिरा गांधी ने एक वरिष्ठ कांग्रेस के सदस्य जो मोरारजी देसाई साहब थे, इनको नियुक्त किए थे उप प्रधानमंत्री। कारण इंदिरा गांधी राजनीति में उतनी सक्रिय नहीं थी, वो तो अचानक राजनीति में आई और कांग्रेस के भीतर काफी दिग्गज नेता थे। इन नेताओं के साथ एक नए राजनीति में, और वो भी महिला, लेकिन नेहरू परिवार से जुड़े होने के कारण नेहरू परिवार की साख भारत में थी। इंदिरा गांधी उसकी नेतृत्व कैसे करेगी, तो इंदिरा गांधी को भी बहुत बड़ी चुनौती थी। तो देसाई बहुत अनुभवी आदमी थे। महाराष्ट्र और गुजरात जब एक था, बम्बई प्रेसिडेंसी था, तो बम्बई का ये सीएम हुआ करते थे मोरारजी देसाई। वहां की राजनीति पर इनकी पकड़ थी, इनको अपना वित्त मंत्री बनाए थे। लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर मोरारजी देसाई सहमत नहीं हुए थे। ये पूंजीवाद के सपोर्टर थे। इंदिरा गांधी ने देखा कि यदि वित्त मंत्री रहेगा तो हो सकता है कि मेरा ही विरोध करे। इन्हें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था। तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण उन्होंने किया। इनको कहा गया कि आप वित्त मंत्री का पद छोड़ दीजिए, उप प्रधानमंत्री बने रहिए। तो इन्हें बहुत खराब लगा, क्योंकि कांग्रेस के एक बहुत बड़े सीनियर लीडर और उनको इस तरह से अपमान किया गया था। इंदिरा गांधी की बातों से खुश नहीं थी। जबकि इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई जी को यह स्पष्ट शब्दों में कहा, आप
मंत्री अच्छे हैं, व्यक्तित्व अच्छे हैं, लेकिन पार्टी की विचारधारा से आपकी विचार नहीं मिलती है। तो इन्होंने सोचा कि आखिर हम अब इस पार्टी में कब तक रहें। फिर आपके उस समय की जो भारत की राजनीति रही थी, बड़े ही विचित्र राजनीति रही थी। हालांकि इंदिरा गांधी को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म वहां मिला था, छोटे छोटे दलों को मिला करके वह सरकार बनाए थे, छोटे छोटे दलों को मिलाकर सरकार बनाए थे। और इस दलों की सरकार बनाने के बाद सपोर्ट से बनाए। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश राज्य बना। बांग्लादेश राज्य फिर क्यों बना, उसकी फिर राजनीतिक हालात अलग थी। दोनों की ज्योग्राफी दो भाग था, पाकिस्तान से अलग होना ही था उसे। दूसरा धर्म और भाषा थी। तो भारत में ये दो बहुत ही विकराल और भयावह शब्द है। लेकिन धर्म से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात भाषा की थी। भाषाई एकता ने बांग्लादेश को 16 दिसंबर 1971 को एक अलग देश बना दिया। उसमें भारत की हालांकि अहम योगदान हुई थी, क्योंकि भारत की आंतरिक व्यवस्था भी प्रभावित होने लगा था। तो भारत को यहाँ मानवता और मुक्त वाहिनी सेना नाम देते हुए यहाँ पर बांग्लादेश का गठन हो जाती है। और भारत पहला देश है जो बांग्लादेश का मान्यता भी दिया। तो इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई, देश की राजनीतिक स्थितियां थोड़ी भयावह हो गई। अब मैं थोड़ा सा राजनीति से हटकर अब मैं थोड़ा सा इस मंडल कमीशन पर आऊंगा। मैं आपको यहां दिखा रहे थे कांग्रेस को इस पिछड़ा वर्ग की आवश्यकता, पिछड़ापन को परिभाषित करने में इसकी उतनी रुचि नहीं रही। कारण मोरारजी देसाई सरकार, मोरारजी देसाई हलोही उनके सरकार से अलग हो गए। क्यों हटे मोरारजी देसाई की सरकार, ये मैं बता रहा था। और वो हट जाने के बाद इंदिरा गांधी की अपनी कांग्रेस की राजनीति कुछ अलग होने लगी। जो उनका था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख मौजूद करना, वित्त व्यवस्था को सुधार करना, गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने दी थी, 20 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने जारी की थी। तो ये कांग्रेस की राजनीति में यह रहा। तो आरक्षण के लिए इनका ध्यान इधर नहीं रहा। लेकिन मोदी से की सरकार लगा कि हमें अपमानित हम महसूस कर रहे हैं, तो ये उससे अलग हो गए। अलग होने के बाद ये जनता पार्टी, जनसंघ सब मिल गया आपस में, और मिलने के बाद ये उसका नेतृत्व इनके हाथों में दे दिया गया। हालांकि यह जो सभी दल आपस में मिला है वो एक दिन के प्रयास से नहीं मिला है। इस एक दलों का मिलाने में, एकीकरण करने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का बड़े ही उच्च स्तरीय राजनीति रही है। सारे विपक्ष को एकजुट पर मिला लिया, और इन सभी का नेतृत्व कर रहे हैं 1977 के चुनाव में मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने कांग्रेस की राजनीति की सिक्का को तोड़ने के लिए आरक्षण का एक फार्मूला बनाया। और 1977 में जब ये सत्तारूढ़ हुए तो 1978 में 20 दिसंबर 1978 20 दिसंबर 1978 को बीपी मंडल साहब के नेतृत्व में यह कमेटी गठन किया। 1980 में यह सरकार को रिपोर्ट दिया। 1980 में सरकार के गृह मंत्री, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार 2.5 वर्ष में सरकार गिर गई। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला इनके पुत्र कांति देसाई को ऊपर आया, यूरिया घोटाला आ गया था। तो इनके मंत्रिमंडल में विरोध हुआ। पीपी मंडल साहब अध्यक्ष कमेटी अपना गठन किए हैं, 6 सदस्य अपना काम जहां तहां से कर रहा है, भारत भ्रमण पर में है, उसकी पहचान में जुटे हुए हैं। इधर सरकार गिर गई। देसाई सरकार ने देखा, सबसे पहले इनके मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, जो बड़ी उम्दा राजनीति किए थे भारत में। तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। देसाई जी ने सोचे, यदि हमारे मंत्रिमंडल का ही विरोध हो रहा है तो हमें त्यागपत्र दे देना चाहिए। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वहां अब प्रधानमंत्री बन गए चौधरी चरण सिंह।
अब थोड़ा सा यहाँ राजनीति को थोड़ा मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिस राजनीति को देखिए कि देसाई की राजनीति को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, क्यों नहीं किया यहां देखिए। अब यहां पर कांग्रेस को सपोर्ट किया है, कांग्रेस सपोर्ट किए हैं चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह उन्हीं के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। सपोर्ट में ऐसा हुआ, इंदिरा गांधी को लगा कि यदि अभी चुनाव कराया जाता है तो इंदिरा गांधी बहुमत में आ जाएगी। जब उन्हें इस बात का देश से रिपोर्ट आता है गुप्तचरों के द्वारा, ये चुनाव कराने का फैसला किया, तो उससे पहले अपना समर्थन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी को दे दी, कहें कि मैं समर्थन वापस ले रहा हूं सरकार से। तो चौधरी चरण सिंह जी को बुलाए राष्ट्रपति जी, सदन ने बहुमत साबित करिए। सदन को बुलाया गया, सदन के मेंबर आ चुके थे, आ रहे थे, कुछ आने वाले थे। बड़े ही राजनीतिक इंटरेस्ट माहौल था उस समय। चरण सिंह ने सोचे हमें कोई, हमारी जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल के सदस्य को छोड़कर कोई भी आदमी मुझे समर्थन देने वाला नहीं है, मैं रिजाइन दे देता हूं। तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। एक भी दिन लोकसभा नहीं सामना करने वाला भारत के प्रधानमंत्री में चौधरी चरण सिंह हो गए। अब इंदिरा गांधी अब एकमात्र विकल्प देख रही है कि चुनाव हो। हालांकि संजीवा रेड्डी ने कहा आप सरकार बनाइए, कहा कि नहीं, जनता ने मुझे ऐसा आदेश, जनादेश नहीं दिया है, मैं चुनाव नहीं करूंगा। हालांकि इस समय की राजनीति को बड़े ही विचित्र राजनीति थी। मैं कभी ऐसा चर्चा होगा तो मैं इस पर चर्चा करूंगा, भारत की बदलती राजनीति की दशा क्या रही है। लेकिन हमें आरक्षण को समझाना है, पहले इस वजह से मैं इस टॉपिक को यहां से लेकर जा रहा हूं। 1980 में इंदिरा गांधी, 14 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी शपथ लेती है। चुनाव हुई है 1979 में, आदेश से मध्यावधि चुनाव हो गई है। यहाँ 14 जनवरी 1980 को शपथ लिया है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की शपथ लेने के बाद गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह थे, इनके पास में रिपोर्ट दिया गया। इस रिपोर्ट को इंदिरा गांधी की सरकार ने संसद के पटल पर रखना उचित नहीं समझा। इसलिए उचित नहीं समझा कि कांग्रेस की राजनीति इस प्रकार की नहीं रही है, तो अभी हमारी आवश्यकता इसकी नहीं है। इसलिए यह फैसला लिया। इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार 1989 में सत्तारूढ़ होती है, तब उन्होंने बीपी मंडल की कमेटी की रिपोर्ट को उजागर किया और उजागर करने के बाद यह भारत की सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है और वो लागू किए। लेकिन चंद्रशेखर सरकार रद्द किया। लेकिन 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने लागू किया, जो अभी भी लागू है। अब हम आपको यहां पर यह दिखा रहे हैं, यहां अब थोड़ी सी एक विषय वस्तु की गूढ़तम रूप है। यहां क्या है गूढ़तम रूप, यहां देखिए। बीपी मंडल ने अपनी, जब भारत की उन्होंने यात्रा किए हैं, तो 3743 जाति की पहचान किया। ये पिछड़ा है, इसे SC ST से अलग आरक्षण दो। और 37343 जाति, ये OBC अदर बैकवर्ड कास्ट को आरक्षण दो। जो देसाई सरकार जो गठन किया था OBC पिछड़ापन को दूर करने के लिए, तो 340 के तहत मैं बताया दूसरा कमेटी हो गया विंध्यश्री प्रसाद मंडल। पहला बार हम बता चुके हैं, दूसरा विंध्यश्री प्रसाद मंडल। काका कालेलकर कमेटी रिपोर्ट लागू नहीं हुआ, जो पहला कमेटी थी। और OBC को आरक्षण यहां देने की बात कहा, अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसको इसके जितने आरक्षण दे रहे हैं इससे अलग आरक्षण। मंडल कमीशन ने यह भी कहा कि आप जो आरक्षण इससे दीजिएगा, ये SC ST से अलग पिछड़ापन के आधार पर दीजिए। ये पिछड़ा है और पिछड़ापन को आधार पर इसको 27% आरक्षण दीजिए, क्योंकि ये आबादी का 52% है, इसलिए रिजर्वेशन
50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी बात कहा गया है। बालाजी राव के मामला में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन इस 50% का जो रिजर्वेशन है वह 52%, ये 52%, ये 27% रिजर्वेशन देने की बात आया रिजर्वेशन का, तो ये 52% आबादी है, इसीलिए ओबीसी को 27% आरक्षण पर आम सहमति बना दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से अधिक नहीं हो। बालाजी राव के मामले के तहत यह जजमेंट दी गई। अब है कि 1963 में, यहां देखिएगा, 1963 में बालाजी राव बनाम मैसूर राज के मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि आरक्षण किसी सूरत में 50% आरक्षण अधिक नहीं हो, और 50% से अधिक आरक्षण जो है वह तमिलनाडु की सरकारी सेवा और शिक्षण संस्थान में दिए जा रहे हैं। लेकिन सवर्णों को अब 10% आरक्षण जो अधिक मिल गया है, तो 50% को अधिक पार कर गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय को इस पर व्याख्या करने की आवश्यकता है। जब आपने बालाजी राव बनाम मैसूर राज्य में कहा है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं, तो फिर ये आरक्षण 10% के जुड़ जाने के बाद 60% क्यों? ये भी एक विचारणीय सवाल है। अब है कि बीपी सिंह की सरकार जब 1989 में लागू किया था, तो यह मामला चला सुप्रीम कोर्ट में। 5 सदस्यीय खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय दिया कि नहीं, इस तरीका से आरक्षण देना उचित नहीं है। यह आरक्षण रुक गई। 1991 में 9 सदस्यीय खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट की गठन की गई थी इंदिरा साहनी के मामले में। इंदिरा साहनी का मामला भारत में काफी एक चर्चित निर्णय रहा है सुप्रीम कोर्ट का। इंदिरा साहनी के मामला में यह रिपोर्ट दी। 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन को लागू किया था, और 5 सदस्यीय खंडपीठ ने, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नहीं, आरक्षण को रोका जाए। और इंदिरा साहनी के मामला में सुप्रीम कोर्ट ने, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामला में 6-3 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। 9 सदस्यीय खंडपीठ थी, जिस निर्णय के आधार पर कहा कि आरक्षण के संदर्भ में एक क्रीमी लेयर का आधार दिया कि जो पिछड़ा में संपन्न है उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब है 16(4) के तहत SC ST को यहां पर और ओबीसी को आरक्षण का आधार तो बन गया। क्रीमी लेयर यहां पर अब आपको देखना है। एक रामनंदन कमेटी की गठन की गई। रामनंदन कमेटी इस बात को जजमेंट करने लगी कि आखिर किस व्यक्ति को पिछड़ा मानते हुए आरक्षण दे दें, क्या मंडल कमीशन जो कहा है उसी को आधार बना दिया जाए, लेकिन जो पिछड़ा है उसी को आरक्षण मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक क्रीमी लेयर तय किया। इसको हमें हटाना पड़ेगा। क्रीमी लेयर का निर्धारण किया। क्रीमी लेयर में था पिछड़ा वर्ग को आरक्षण। क्रीमी लेयर, इसको हिंदी में अग्रनयन सिद्धांत कहते हैं। जो इसमें था कि जो समाज की मूल धारा में आ चुका है उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उसे आरक्षण क्यों दिया जाए, उसकी आवश्यकता नहीं। इसमें देखा उस समय में रामनंदन कमेटी ने कहा था जिसको 1 लाख रुपया है, लेकिन अब वहीं बढ़कर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के समय वर्तमान में 8 लाख हो गया। अब मैं उसको आधार बना लेता हूं कि यदि किसी व्यक्ति का 8 लाख रुपया वार्षिक, ये ध्यान रखना है कि वार्षिक यदि आमदनी है तो उनके बच्चे को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यदि कोई राष्ट्रपति है, कोई उपराष्ट्रपति है, लोकसभा स्पीकर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, केंद्र या राज्य में यदि आप मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं,
किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में 5। अभी एक बात थोड़ा स्पिरिट में आया कि आप लोगों ने जिस तरीक़ा से आपने सब्सक्राइब किया है और आप लोग हमारे चैनल को पसंद करके देखा है, इससे हमारी हिम्मत साहस जो है में काफ़ी वृद्धि हुआ है। और इन सभी तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया करता हूं कि आप ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें। अभी मैं आपको ये बता रहे थे कि 8 लाख रुपया वार्षिक आमदनी यदि किसी परिवार के लोगों को है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्र राज्य में मंत्री लगातार 5 वर्ष तक किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में योगदान देते हैं, तो आपके बच्चे को आरक्षण नहीं मिलेगा। साथ ही कर्नल के समकक्ष सेना में है तो बच्चे को आरक्षण नहीं मिलेगा। क्लास 1 अधिकारी हैं तो क्लास 1 अधिकारी के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। क्लास 2 वाइफ और हस्बैंड दोनों हैं तो आपके बच्चे को आरक्षण नहीं मिलेगा। कारण यदि देखा जाए तो इन लोगों की समाज की मूल धारा में ये लोग आ चुके हैं, इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यह बात रामानंदन प्रसाद कमेटी ने गठन किया। मैं एक फिर से एक बात को आपको कहना चाहूंगा, क्रीमी लेयर के संदर्भ में यह फैसला लाना था सुप्रीम कोर्ट को कि पिछड़ा कौन है, इसकी पहचान हो जाएगी इस क्रीमी लेयर के तहत। तो 16 नवंबर 1992 को क्रीमी लेयर के संदर्भ में रामानंदन प्रसाद कमेटी गठन किया गया जो 3 सदस्यीय था, और यह रिपोर्ट 10 मार्च 1993 को दिया, 1993 को दिया। इस पर उन्होंने इसी आधार पर यह चीज को लाया था कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या आर्थिक रूप से आप नहीं संपन्न हो चुके हैं तो आपके बच्चे को आरक्षण नहीं मिलेगा। अब है कि संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है, अभी हमें इस सबको हटाना पड़ेगा। अब इसको आप ऐसे देखिए, संविधान में जो आरक्षण का आधार बनाया गया था, उस आरक्षण के आधार में यह था कि एक शैक्षणिक पिछड़ापन, पहला बात शैक्षणिक पिछड़ापन, कितने पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण दिए जा रहे हैं, अब इसकी चर्चा। तो 3 पिछड़ापन है, 3 पिछड़ापन है अभी। नंबर 1 शैक्षणिक पिछड़ा। शैक्षणिक पिछड़ा किसको माना जाएगा? अब इस पर एक पहचान का क्राइटेरिया हुई है जिसको आप थोड़ा ऐसे ईमानदारी से देखिए। 5 से 15 वर्ष तक का बच्चे जिस किसी वर्ग या जाति का है और 25% भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहा है। फिर से एक बार, यदि 5 से 15 वर्ष तक का बच्चा जिस वर्ग या जाति का 25% भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो वह पिछड़ा जाती है। 25% भी नहीं जा रहा है, एक बात। दूसरा था इसके भीतर में, इसी के भीतर में, कि मैट्रिक या हायर सेकेंडरी यदि 25% बच्चे भी उस वर्ग या जाति का पास नहीं है तब भी आप पिछड़ा, तो इसको शैक्षिक पिछड़ापन दिया गया। इस शैक्षिक पिछड़ापन के आधार पर वह आरक्षण का पात्र बनेगा। भारत में शिक्षा की कमी हमेशा रही है, और शिक्षा की कमी में देखा जाए तो इसके पीछे बहुत सारे रूढ़िवादी तत्व भी भारत में रहा है। कुछ निश्चित वर्ग के लोग ही ये शिक्षा लेते रहे। दूसरी बात, हमारी समाज में रूढ़िवादी प्रथाएं कुछ ऐसी थी जो इसे पिछड़ा बना दिया। महिलाओं के ऊपर बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, इसलिए महिला साक्षरता उतना भी लक्ष्य को हम लोग प्राप्त नहीं कर पाए हैं। दूसरा है कि जागरूकता की कमी भी रही शिक्षा में। तो आखिर ऐसे शिक्षित व्यक्ति, जो शिक्षित व्यक्ति है ही नहीं, उसको कैसे समाज की मूलधारा में जोड़ा जाएगा? जहां शिक्षा नहीं है वहां जीवन नहीं है। जैसे मैंने जीवन के
अधिकार में कल मैंने एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने जीवन के अधिकार में शिक्षा को बहुत बड़ा तरजीह दिया था। आज यदि शिक्षित समाज यदि हमारा नहीं है तो हमारी आपकी विचार में समानता नहीं आ सकती। आगे यहां आप देखा जाए, इसलिए इसको मूलधारा में लाया जाए। एक है शैक्षिक पिछड़ापन से आरक्षण दी जाती है, दूसरा आधार है कि सामाजिक पिछड़ापन। समाज में हम किसको पिछड़ा कहें, इसकी एक पहचान थी। सामाजिक पिछड़ापन में ही आर्थिक आधार तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के रीजन में लाया गया था, लेकिन एक सामाजिक पिछड़ापन में ही आर्थिक निहित धारा भी था। सामाजिक पिछड़ापन में था कि यदि अधिकांश आबादी शारीरिक श्रम करके अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, जीविकोपार्जन का आधार वह शारीरिक श्रम है, यदि वो श्रम नहीं करेगा तो भूख से मर जाएगा। उसका एक आधार श्रम है, तो ऐसे व्यक्ति को पिछड़ा मान लिया जाए, उसके पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं है, आज कमाता है आज खाता है, वो रिजर्वेशन का पात्र है। कारण जीवन का अधिकार यह भी है कि भोजन करना एक जीवन का अधिकार है और यह चीज मौलिक अधिकार का हिस्सा है, तो भोजन तो करना चाहिए। और यदि वो शारीरिक श्रम नहीं करेगा तो भूख से मर जाएगा। तो ये समाज में रहने वाले ऐसे लोग की अलग पहचान करके वो रिजर्वेशन का पात्र का आधार बने। इसी के भीतर इसमें दिया गया कि 25% लड़के और 10% लड़की या लड़का की विवाह 17 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है। 25% लड़की, ये लड़के 17 वर्ष से पहले शादी कर लेते हैं। अब बाल विवाह हो, बाल विवाह के शब्द में कहा नहीं गया, लेकिन 18 वर्ष हमारा लड़की का आयु और 21 वर्ष लड़की का तय किया गया। अर्थात उस समाज के भीतर एक प्रकार से बाल विवाह की अवधारणा है। क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि बेटा कुछ करे ना करे, शादी उसकी होना बहुत अनिवार्य है। शादी करने के बाद ये लायबिलिटी उसकी है, तो निश्चित है यह विचार भी समाज में लोगों को इससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके चलना होगा। आगे तो ये पिछड़ा है। यदि वहां की अधिकांश जाति, जिस जाति या वर्ग का महिला अपने जीविकोपार्जन के लिए, अधिकांश महिला खेत खलिहान में काम करने जाती है, तो सामाजिक पिछड़ा वर्ग जाति होगी। नौकरी करने के लिए चला गया तो पढ़ लिख कर चला गया तो सशक्तिकरण में आ गया, लेकिन जीविका कमाने के लिए खेत खलिहान में अधिकांश उस किसी वर्ग या जाति की महिला खेत खलिहान में काम करने जाती है तो पिछड़ा जाती है। यदि सरकार द्वारा जो संपत्ति का निर्धारण की जाती है प्रति व्यक्ति में, उसमें भी वो रेशियो में पिछड़ा उसके पूरे पारिवारिक सदस्यों की संपत्ति से है, कम है, तो वह आरक्षण का पात्र है। इसको सामाजिक पिछड़ापन का आधार माना है। अब तीसरा जो बन गया है वह आर्थिक पिछड़ापन का आधार बन गया। आर्थिक पिछड़ापन, इस आर्थिक पिछड़ापन में दिया गया है जो 103वां संविधान संशोधन 2018 में संसद ने शीतकालीन सत्र में इसे पारित किया है और इसमें दिया 8 लाख रुपया वार्षिक। यदि किसी की आमदनी है तो उसको आर्थिक रूप से पिछड़ा नहीं माना जाएगा। 8 लाख क्रीमी लेयर में तय ही था। 5 एकड़ भूमि दूसरा है। यदि 5 एकड़ भूमि गांव में कृषि लायक नहीं, कृषि लायक से कम है, 5 एकड़ से कम भूमि है तो उसको आरक्षण मिलेगा। एक अधिक है, आरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा उसे। यदि तीसरा मुद्दा है 1000 वर्ग फीट का यदि उसका मकान शहरी क्षेत्र में है, उसके बच्चे को आरक्षण नहीं मिलेगा।
या 100 गज का प्लॉट अधिसूचित क्षेत्र में है, अधिसूचित क्षेत्र में 100 गज का है, तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। सरकार इसे लागू कर चुकी है। और यह जो आरक्षण रहा है, यह हालांकि सरकार को जीतने में बहुत सारे फैक्टर होती हैं, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लौटने का यदि एक आधारशिला देखा जाए तो इसके साथ भी सवर्णों को 10% आरक्षण रहा है। और यह व्यवस्था कांग्रेस को काफ़ी भारी पड़ा था, जो से विपक्ष में भी बैठने की स्थिति में नहीं, लेकिन वो सत्ता में बीजेपी पहुंच गई। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आरक्षण भारतीय राजनीति की एक ऐसा पतवार है जिस पर सवार होकर सत्ता का किनारा लगाया जा सकता है। आज हमारे भारत के भीतर आरक्षण किसी न किसी रूप में चर्चा का रूपरेखा राज्यों में भी रहा है। राज्य में यह आरक्षण सभी राज्यों में अलग अलग रूप में रहा है। हम थोड़ी सी चर्चा राज्य की राजनीति में भी कुछ चर्चा करते हैं। अब हमें राज्य की राजनीति में भी आरक्षण को देखना है, लेकिन एक बात आप देखें, भारत के सभी राज्यों में जो आरक्षण जो लागू की गई है, इसमें ऐसा है कि सभी राज्य अपनी आबादी के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं। तो चूंकि समाज के पिछड़े लोग हैं तो मूलधारा में उसको लाना है, तो राज्यों की राजनीति में दिया गया। ध्यान रखना इस बात को है कि मंडल कमीशन सिर्फ केंद्र में लागू है, राज्य में नहीं है। राज्य की आबादी के आधार पर यह राज्य सरकार अपने अपने स्तर से समिति गठन करके और किस जाति को कितना रिजर्वेशन होना चाहिए उन्होंने तय किया, जो पिछड़ा वर्ग में दायरे में आते हैं। 8 सितंबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने केंद्र में मंडल कमीशन का गठन किया, मंडल कमीशन लागू किया। ध्यान से सुन लीजिए, 8 सितंबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने मंडल कमीशन को लागू कर दिया, जो अभी 27% ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जा रहे हैं। अब है राज्य में आरक्षण के बारे में चले। उत्तर प्रदेश राजनीति के बहुत बड़े केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में हुकुम सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी गठन किया गया और हुकुम सिंह की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही वहां की विधानसभा ने इसको लागू किया, जिसने पिछड़ा वर्ग को एबीसी के रूप में बांटा है। उन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग में 5%, अति पिछड़ा वर्ग में 9% और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग में 14%, ओबीसी को 28%, एसटी को 1% आरक्षण दिया, जो भी लागू है। कर्नाटक में एलसी हावनूर के नेतृत्व में एक कमेटी गठन किया गया और एलसी हावनूर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वहां भी पिछड़ापन को कैटेगरी में बांटा गया है। पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, पिछड़ी जनजाति, तो उसमें पिछड़ी जाति 18%, अति पिछड़ी वर्ग 10% और पिछड़ी जनजाति 5%। यह आरक्षण एलसी हावनूर के नेतृत्व में गठन किया गया था, उसके आधार पर यह रिपोर्ट था। यदि हम बिहार की चर्चा करें तो बिहार में मुंगरी लाल के नेतृत्व में कमेटी गठन किया गया था और ये एससी को 15%, एसटी को 1%। अभी एसटी चूंकि झारखंड बढ़ जाने के बाद बिहार में एसटी की संख्या कम हो गई। अदर बैकवर्ड 30%, अति पिछड़ा वर्ग 18%, पिछड़ी जाति की महिला को 3% आरक्षण देकर के इस प्रकार से रखा गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 2017 में 35% आरक्षण जो है बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने महिला को आरक्षण दे दिया है। पंजाब में दलितों को 11% के रूप में से दे दिया है और हरियाणा में दलितों को 2 भाग में बांटकर 10% आरक्षण दे दिया। तमिलनाडु में 1994 में पीवी नरसिम्हा राव और जयललिता के बीच में जो समझौता हुई थी, इसी के आधार पर 1994 में 69% आरक्षण दिया गया। तो यहां पर 69% आरक्षण देने वाला भारत का सर्वाधिक माने सबसे अधिक आरक्षण देने वाला भारत के राज्यों में तमिलनाडु है, जहां 69% आरक्षण उसे दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में मनोहर प्रसाद नेतृत्व में कमेटी गठन की गई और वहां पर भी इसी प्रकार से
कमेटी गठन करके लागू किया गया। अब है मुसलमानों की आरक्षण के बारे में, थोड़ा सा इस बात को भी हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। मुसलमानों को आरक्षण के संदर्भ में सच्चर समिति की गठन किया गया। सच्चर समिति की गठन मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था और मनमोहन सिंह की सरकार ने 2004 में इस कमेटी का गठन किया। जस्टिस सच्चर साहब भारत के 15 राज्य में कम से कम वो भ्रमण किए हैं और उसको ग्राउंड उन्होंने बनाया है, जिस पर उसकी संपत्ति, उसकी ट्रैक्टर, उसकी जीवन लाइफ स्टाइल, इन सब बातों को उन्होंने समाहित करके 2006 में केंद्र सरकार को अपना रिपोर्ट दिया। इसमें सर्वाधिक पिछड़ा अल्पसंख्यक समुदाय जितने भी भारत में हैं, उसमें सर्वाधिक पिछड़ा मुस्लिमों को उन्होंने माना है। 2006 में शीतकालीन सत्र में इसे लाया गया, लेकिन इस पर आम राय नहीं बन पाया। संसद में चर्चा का विषय तो बना था, लेकिन आम राय नहीं बन पाया। सच्चर समिति ने मुसलमानों में पिछड़ा जो है इंडिकेट किया था, जिसमें अशरफ, अर्जल, अजलफ, ये जो है देख रहे हैं, अशरफ, अर्जल और अजलफ को बांटकर दिखाया था। इनकी हालत अच्छी नहीं है और इसे आरक्षण दिया जाए, लेकिन भारतीय संसद में चर्चा का विषय बना, लेकिन इसको अभी तक लागू नहीं किया गया। मुस्लिम वोट बैंक को यदि हम राजनीतिक आधार से कसकर देखें तो कभी न कभी ये चर्चा का मुद्दा एक बार फिर से बनेगा। यदि पिछड़ापन को आधार पर देखें तो संविधान के हिसाब से उसे कोई उपाय करनी पड़ेगी कि उसे आरक्षण चाहिए। जब आरक्षण पिछड़ापन को दूर करने के लिए है, जिस पर संसद से लेके वर्तमान तक का सफर है और सुप्रीम कोर्ट में 1950 से ही ये वाद चलता रहा है और वर्तमान में यह मुद्दा तक आती रही है, इस सफरनामा में आरक्षण भारतीय राजनीति में जो एक अलग रूप में उसके देखा जा रहा है, वहीं भारतीय संविधान में इसका जो उद्देश्य है वह समाज की मूलधारा में लाने का एक सुनिश्चित योजना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में एक जजमेंट कभी दिया है जो उन्हें लगता है कि अब आरक्षण को धीरे धीरे गौन किया जाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि यदि कोई भी कैटेगरी के बच्चे, यदि आप एससी के हैं, एससी एसटी को तो रिजर्वेशन है ही, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं और आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, तो आपको मेरिट लिस्ट में आ जाने के बाद आपको अधिक नंबर आ गया तो आपको जनरल में भेज देता था, अब आप ओबीसी में ही रहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट जो है वो धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करने की बात है। 1960 में यह संविधान सभा स्वीकार किया था कि आरक्षण का एक मूल्यांकन होना चाहिए। आरक्षण हम लोग खत्म कर सकते हैं, देखेंगे क्या स्थितियां हैं, लेकिन यदि समाज की मूलधारा में लोग नहीं आए हैं तो आरक्षण जारी रहेगी। तो आरक्षण को समयबद्ध नहीं किया गया। भारतीय संविधान में इसे फिर 10-10 वर्ष के लिए 8वां संविधान संशोधन सबसे पहली बार लाया गया था, फिर वो 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, फिर 10 वर्ष, फिर आते आते फिर अभी 126वां संविधान संशोधन के तहत अभी फिलहाल 2030 हो गया। जो SC/ST की आरक्षण ये जारी है। तो आरक्षण समाज की मूलधारा में है। अब आगे जो बिंदुवार आरक्षण की बात होगी उसको मैंने अपने स्तर से समझाया है। संविधान की मूलभूत ढांचा से कैसे यह व्यवस्था संरक्षण शब्द जुड़ा हुआ है, इस पर हम चर्चा फिर हम दूसरे टॉपिक के साथ आते हैं तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पिछले कुछ वीडियो को जिस तरीक़ा से आप लोगों ने पसंद किया तो इससे हमारी हिम्मत काफ़ी बढ़ी है, सब्सक्राइब की संख्या बढ़ रही है और आप लोगों का प्रेम और स्नेह मिलता रहे तो फिर मैं नई टॉपिक के साथ फिर मैं दूसरा दिन प्रवेश करूँगा।